पिछली क्लासों में हम लोगों ने सिंधु घाटी सभ्यता को पढ़ा था और बिल्कुल ये पढ़ते हुए आप नोटबुक और पेन लेकर तैयार हो जाएं बिल्कुल, और इसे नोट करते हुए चलेंगे तो ये दावा है मेरा कि एक भी प्रश्न यदि सिंधु घाटी सभ्यता से इस टॉपिक से आपसे पूछे गए इस एग्जाम में तो वो क्वेश्चन आपके होंगे। अब चलिए पिछली क्लासों को पहले रिवाइज कर लेते हैं, उसके बाद से आज की क्लास को कंटिन्यू करते हैं। थोड़ा आप याद करें कि कल क्या पढ़ा था हम लोगों ने। तो सबसे पहले हम लोगों ने ये देखा था कि सिंधु घाटी सभ्यता के कौन कौन से नाम थे, जिसमें हम लोगों ने देखा था कि सिंधु घाटी सभ्यता को सिंधु घाटी सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता, सिंधु सरस्वती सभ्यता, कांस्ययुगीन सभ्यता, आद्य ऐतिहासिक सभ्यता आदि नामों से पुकारते थे। क्लियर हुआ? तो हम लोगों ने पिछली क्लास में सिंधु घाटी सभ्यता के नाम पढ़े। यह भी ध्यान दिया कि सिंधु घाटी सभ्यता का टाइम पीरियड क्या है। तो हम लोगों ने पढ़ा था कि इसका टाइम पीरियड 2500 बीसी से लेकर 1750 बीसी और कहीं कहीं पे इसका टाइम पीरियड देता है 2350 बीसी से लेकर 1750 बीसी। तो ये कालखंड के विषय में इसके पढ़ा। इसके बाद से हम लोगों ने देखा कि सिंधु घाटी सभ्यता का यह जो टाइम काल निर्धारण है, यानी समय का जो निर्धारण किया जाता है वो किस विधि से, तो हमने देखा कार्बन 14 पद्धति के आधार पर। इसी में हमने देखा कि सबसे पहले इस स्थल को किसने देखा था, तो हमने देखा था कि सबसे पहले 1826 ईस्वी में जो है चार्ल्स मेसन जो ब्रिटिश पुरातत्वविद थे, इन्होंने इस स्थल को देखा था। इसके बाद कनिंघम ने 1853-56 में देखा। इसके बाद से कनिंघम को भारतीय पुरातत्व का पिता भी कहते हैं। कनिंघम महोदय के बाद 1921 ईस्वी में जब हड़प्पा और मोहनजोदड़ो वाले क्षेत्र में, आज के पाकिस्तान के क्षेत्र में रेल पटरियां बिछाई जा रही थी, रेल की लाइनें बिछाई जा रही थी, तो इसका खुदाई हो रहा था। उसमें यहां से बहुत सारे ईंटें, बहुत सारे भवनों के साक्ष्य मिले। उसी दौरान 1921 ईस्वी में दयाराम साहनी ने, जॉन मार्शल उस समय पुरातत्व विभाग के महानिर्देशक हुआ करते थे, उन्हीं के निर्देशन में इस सभ्यता की खुदाई हुई और पहला खुदाई करता व्यक्ति जो था उनका नाम है दयाराम साहनी। 1921 इन्होंने पहले शहर सिंधु घाटी सभ्यता के हड़प्पा को खोज निकाला। उसके बाद से दूसरा शहर इस सभ्यता का जो प्राप्त हुआ वह मोहनजोदड़ो था और 1922 ईस्वी में राखलदास बनर्जी ने मोहनजोदड़ो की खुदाई की और मोहनजोदड़ो शहर का पता लगाया। यहां तक समझा। फिर हमने पिछली क्लासों में देखा था कि इसका विस्तार कहां कहां पे है, तो भारत, पाकिस्तान और अफगानिस्तान। फिर देखा कि भारत के किन किन राज्यों में विस्तार है, तो ऊपर से हम देखते हैं जम्मू कश्मीर, उसके बाद से पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात और महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के क्षेत्र में, पाकिस्तान में तो सिंध प्रांत, बलूचिस्तान प्रांत और पाकिस्तान के पंजाबी प्रांत क्षेत्र में। तो ये क्षेत्र था। हमने देखा कि अफगानिस्तान के में दो स्थल मिले हैं सिंधु घाटी सभ्यता के, मुंडी घाट और सुटुघई। मुंडी घाट और सुटुघई, तो ये सारे स्थल हमने सिंधु सभ्यता का विस्तार देखा। यह भी देखा कि लगभग 13 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र पर यह सभ्यता फैली थी। इसका विस्तार जो था ट्रायंगल आकृति में था, यह भी हमने देखा कि ये ट्रायंगल आकृति में फैली हुई थी। इसके साथ साथ हमने इस सभ्यता के पूर्वी, पश्चिमी और उत्तरी, दक्षिणी छोर को देखा। उत्तरी छोर पर देखा था बांडा है जो जम्मू कश्मीर में है, दक्षिणी छोर पर देखा था दायमाबाद है जो महाराष्ट्र में है, पूर्वी छोर पर देखा आलमगीरपुर है जो कि आज उत्तर प्रदेश में है, और पश्चिमी छोर पर देखा था दो स्थल देखे थे। यदि पूरे भारतीय उपमहाद्वीप की बात करें तो क्या कहेंगे, सुतका गेंडो, और यदि केवल भारत की बात करें तो सुरको तदा। ये सब चीजें हमने समझा। आज हम यह देखेंगे कि सिंधु घाटी सभ्यता कि ये जो स्थल है, कभी कभी एग्जामों में प्रश्न पूछे जाते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल कौन सा है, तो देखें कि सिंधु घाटी सभ्यता का ये स्थल है क्रम से इनके आकार के आधार पर, क्षेत्रफल के आधार पर इनके ये क्रम हैं। इसमें से आप इसे याद करने का प्रयास करेंगे तो सबसे बड़ा सिंधु घाटी सभ्यता का जो स्थल है वह है मोहनजोदड़ो। कौन सा स्थल है? मोहनजोदड़ो। आपको याद ही होगा कि सिंधु घाटी सभ्यता का यह दूसरा खोजा गया स्थल मोहनजोदड़ो है। अब देखें कि मोहनजोदड़ो है कहां।
प्रश्न अब ये होता है कि यह मोहनजोदड़ो कहाँ पे है, तो यह आज के पाकिस्तान में है। कहाँ पे है? आज के पाकिस्तान में के सिंध प्रांत में है और यह सिंधु नदी के तट पर स्थित है। पाकिस्तान के सिंधु प्रांत में है और सिंधु नदी के तट पर स्थित है। तो सबसे बड़ा सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल यदि एग्जाम आपसे प्रश्न पूछता है तो क्या कहेंगे? मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो का अर्थ होता है मृतकों का टीला। अर्थ का मतलब क्या कि सिंध भाषा में मोहनजोदड़ो का क्या अर्थ होता है? तो मृतकों का टीला। ये क्यों कहते थे? क्योंकि उन लोगों का मानना था ये बिल्कुल एक वीरान सा जगह था, ऊंचे ऊंचे टीले थे। तो जो सिंध उस क्षेत्र के लोग थे इस हिस्से को कहते थे कि यह मृतकों का टीला है। यानी जैसे आज आप हिंदी में कहें तो कहते हैं कि यह जो है श्मशान है, जो है मुर्दों को दफनाया जाता है, यानी यहाँ आत्माएं रहती होंगी, यहाँ कब्रें हैं। इसलिए इस क्षेत्र से लोग भयभीत होते थे और इसको क्या कहते थे? मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो मीन्स मृतकों का टीला। यदि हमारे क्षेत्र में होता, हिंदी भाषी क्षेत्र यदि रहते तो उसे क्या कहते कि श्मशान है, मृतकों का गढ़ है यह, मृतकों का टीला है यह। लेकिन मोहनजोदड़ो में इसी शब्द को क्या कहते हैं? क्या कहते? मोहनजोदड़ो का मतलब है, मोहनजोदड़ो का अर्थ है कि मृतकों का टीला या जो है कब्रिस्तान या कह सकते हैं श्मशान। तो मोहनजोदड़ो का मतलब आपने समझ लिया। अब देखें दूसरा सबसे बड़ा स्थल, यहां से काफी प्रश्न पूछे जाते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता का दूसरा सबसे बड़ा स्थल राखीगढ़ी है। और राखीगढ़ी कहाँ है? तो आज भारत में है। यदि ये प्रश्न पूछे कि सिंधु घाटी सभ्यता का भारत में सबसे बड़ा स्थल कौन सा है, तो क्या कहेंगे? राखीगढ़ी। यदि पूछे सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल कौन, तो क्या कहेंगे? मोहनजोदड़ो। यदि पूछे पाकिस्तान में सबसे बड़ा स्थल कौन, तो मोहनजोदड़ो। भारत में सबसे बड़ा स्थल कौन? राखीगढ़ी। अब प्रश्न है राखीगढ़ी कहाँ है? तो यह राखीगढ़ी हरियाणा में है। भारत के हरियाणा प्रांत में यह राखीगढ़ी है। और किस नदी के तट पे है यह? तो घग्गर नदी के, की सहायक नदी है, उसी के तट पे है। और तीसरा सबसे बड़ा स्थल है हड़प्पा। यह हड़प्पा कहाँ है? तो आज पाकिस्तानी पंजाब में है। सिंधु घाटी सभ्यता के 3 स्थलों को देखा। सबसे बड़ा स्थल मोहनजोदड़ो है, दूसरा बड़ा स्थल राखीगढ़ी जो कि भारत में है, भारत के हरियाणा प्रांत में है, और तीसरा सबसे बड़ा स्थल जो है यह है हड़प्पा। हड़प्पा कहाँ पे है? पंजाब। किस पंजाब में? तो पाकिस्तानी पंजाब में। किस नदी के तट पे है यह? तो यह स्थल जो है किस नदी पर है? रावी। किस नदी पर है? रावी नदी पर। क्लियर हुआ? सिंधु घाटी का तीसरा सबसे बड़ा स्थल है हड़प्पा। इसी स्थल की सर्वप्रथम खुदाई किया था दयाराम साहनी ने 1921 ईस्वी में। और जो सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल है मोहनजोदड़ो, उस स्थल की खुदाई राखल दास बनर्जी ने की थी। कब किया था? 1922 ईस्वी में। आगे चले। अब चौथा सबसे बड़ा स्थल, ये भी महत्वपूर्ण है। चौथा बड़ा स्थल यह है धौलावीरा। धौलावीरा कहाँ है? तो आज के भारत में है। भारत में कहा? तो भारत के गुजरात प्रांत में है। कहाँ है? गुजरात राज्य में यह है धौलावीरा। यही से एक पट्टिका लेख मिला है। इसके विषय में विस्तार से हम जब इन महत्वपूर्ण स्थलों के विषय में हम चर्चा पढ़ रहे होंगे वहां पढ़ेंगे। पहले आज केवल यहां आपको याद करना है कि सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल कौन? मोहनजोदड़ो। दूसरा सबसे बड़ा स्थल कौन? राखीगढ़ी। भारत में सबसे बड़ा स्थल कौन? राखीगढ़ी। तीसरा सबसे बड़ा स्थल कौन? हड़प्पा। चौथा कौन? धौलावीरा। यह कहाँ है? गुजरात में। कालीबंगा पांचवा बड़ा स्थल है कालीबंगा। यह राजस्थान में है और घग्गर नदी के तट पर है। यदि भारत में पूछे तो भारत का तीसरा बड़ा स्थल है। पहला बड़ा स्थल भारत का राखीगढ़ी, दूसरा धौलावीरा और तीसरा कालीबंगा। क्लियर हुआ? और छठा सबसे बड़ा स्थल जो है बनावली है। यह बनावली कहाँ है? हरियाणा में है और यह भी घग्गर नदी की सहायक नदी के तट पे है। गावेरी वाला यह भी भारत में है। उसके बाद से चनहोदड़ो, यह भी शहर जो है ये पाकिस्तान में है और पाकिस्तान के सिंध प्रांत में है। लोथल, लोथल गुजरात में है और गुजरात के किस नदी के तट पर है? तो भोगमा नदी के तट पर है।
तो हमने अभी ये देखा सिंधु घाटी सभ्यता के कुछ बड़े नगरों के विषय में देखा। मोहनजोदड़ो, राखीगढ़ी, हड़प्पा, याद करें, मोहनजोदड़ो, राखीगढ़ी, हड़प्पा, धौलावीरा, कालीबंगा, बनावली, गांवेरीवाला, चनहुदड़ो और लोथल। तो यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। कैसे यहां से प्रश्न भी पूछे जाते हैं ये भी पता हो गया होगा। आप ये भी समझ गए मोहनजोदड़ो कहाँ है, पाकिस्तान में है, किस नदी के तट पर, सिंधु नदी के तट पर, किस प्रांत में, सिंधु प्रांत में। राखीगढ़ी कहाँ, भारत में है, भारत के हरियाणा प्रांत में है। हड़प्पा कहाँ है, तो पाकिस्तान में है और पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में है। धौलावीरा भारत और गुजरात में है। कालीबंगा भारत और राजस्थान में है। बनावली भारत हरियाणा में है। गांवेरीवाला भारत में है। चनहुदड़ो जो है पाकिस्तान में है और लोथल जो है भारत गुजरात प्रांत में है। तो यहां तक समझ गए। अब आगे चलते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता की ये जो विशेषताएं हैं, सामान्य विशेषता कहने का मतलब कि सिंधु घाटी सभ्यता के प्रत्येक शहर से, लगभग ज्यादातर शहरों से, यानी अगर 100 शहर मिले तो उसमें से 80% स्थलों में ये विशेषताएं पाई जाएंगी। क्लियर है कि सिंधु घाटी सभ्यता के जो नगर मिलेंगे उसमें से अधिकतम नगरों में ये विशेषताएं पाई जाएगी। यानी लगभग 80% नगरों में ये विशेषताएं पाई जाएगी। इसे ही सामान्य फीचर, कॉमन फीचर कहते हैं। यानी 100 शहर मिले तो उसमें से 80 शहरों में ये विशेषताएं पाई जाएगी। अपवादों के विषय में जब हम एक एक शहरों को, एक एक महत्वपूर्ण शहरों को जब पढ़ रहे होंगे वहां समझेंगे। अभी पहले सामान्य फीचर को समझें। आइए समझते हैं। सिंधु घाटी जो सभ्यता है यह नगरीय सभ्यता है, आप जानते हैं। तो यानी इस सभ्यता की विशेषता है नगरीय सभ्यता है। कैसी सभ्यता है? नगरीय सभ्यता है। नगरीय सभ्यता कहने का मतलब है कि यहाँ वाणिज्य व्यापार विकसित है, व्यापार विकसित है, कृषि सरप्लस है, कृषि का उत्पादन सरप्लस है। अगर नगरीय कहने का मतलब कि बड़े बड़े शहर हैं। कैसे है? सभ्यता का मतलब है कि बड़े बड़े शहर हैं। तो ये अर्थ आपने समझा। ये सिंधु घाटी के एक कॉमन फीचर है। क्लियर हुआ? अब देखें कि ये नगर कैसे हैं। तो नगर जो हैं यह ग्रिड पद्धति पर बसे हुए हैं। किस पद्धति पर? ग्रिड पद्धति, यानी जाल पद्धति। जाल पद्धति क्या है या ग्रिड सिस्टम ये क्या है? यानी कि देखिए ये देखिए ऐसे शहर, मान लीजिए कि ये शहर है और कुछ ऐसे बसा हुआ है। इस व्यवस्था को ग्रिड सिस्टम कहते हैं। यानी कि पूरे शहरों में सड़कों और नालियों का जाल सा बिछा हुआ है। सड़कें एक दूसरे को देख रहे होंगे, समकोण पर काटती हैं और घर बिल्कुल सड़कों के किनारे बने हुए, दोनों किनारों पर घर बने हुए हैं और प्रत्येक घर के पास से नालियां गुजरती हैं और यह नालियां ढकी हुई हैं, ईंट की बनी हुई हैं। बिल्कुल याद रखेंगे। क्या है? सिंधु घाटी सभ्यता। समकालीन सभी सभ्यताओं में सिंधु घाटी सभ्यता का नगर निर्माण योजना जो है उत्तम है। क्लियर हुआ? नगरीय सभ्यता है यह सिंधु घाटी सभ्यता। ये कॉमन फीचर हुआ। ये शहर, ये जो सभ्यता है यह ग्रिड पद्धति पर जो है बसा हुआ है। इसके नगर जो हैं यह ग्रिड पद्धति पर बसे हुए हैं। ऐसा लगता है कि आज के किसी मेट्रो सिटी की तरह ये शहर बसे हुए थे। इसे देखने पर ऐसा लगता है कि आज की जो नगर पालिकाओं के तहत शहर को बसाया जाता है, हाइट कितनी होनी चाहिए, गलियां कितनी चौड़ी होनी चाहिए, रोड कितना चौड़ा होना चाहिए, हवा की कैसी व्यवस्था होनी चाहिए, नालियों की सफाई कैसे होनी चाहिए। नालियों की सफाई को देखेंगे तो आपको लगेगा कि आधुनिक मनुष्य भी इस तरह से सुसज्जित ढंग से, व्यवस्थित ढंग से, योजनाबद्ध ढंग से नहीं रह रहा है। नालियों को साफ करने के लिए हमने देखा कि जगह जगह पे होल बने हुए हैं जिससे कि कचरे आकर यहां रुक जाएं और सफाई कर्मी आसानी से यहां से कचरा उठाए और उसे बाहर कर दे। ऐसे ही ये नालियां जो है गंदगी न फैलाए, पर्यावरण को दूषित न करे, इसलिए इस पर ईंटों से ढकी हुई हैं, पत्थरों से ढकी हुई हैं। ये नालियां ईंटों से बनी हुई हैं, मिट्टी की नहीं बनी हुई हैं। आज भी यदि आप सोचें कि इस दौर में भी आप हैं तो बहुत सारी नालियों को, अगर गांवों में आप रहते हैं तो देखेंगे कि वो बिल्कुल कच्ची नालियां हैं। आज भी हम आधुनिक दौर में होते हुए भी इस सभ्यता
का जो है सामना नहीं कर पाए हैं, इस सभ्यता की बराबरी नहीं कर पाए हैं। तो देखें तो नालियां बनी हुई हैं, प्रत्येक नालियां ढकी हुई हैं, ईंट से बनी हुई हैं। अब देखें कि ये जो शहर है, यहां से प्रश्न काफी पूछे जाते हैं, ये समझिए, ये समझ गए होंगे अब आप। सिंधु घाटी सभ्यता के जो नगर हैं ये दो हिस्सों में दिख रहे हैं। आप जान ही रहे हैं मैप में इसे क्या कहते हैं, पूर्व कहते हैं, और इसे क्या कहते हैं, पश्चिम कहते हैं। तो ये जो शहर है दो हिस्सों में बटा हुआ है, पूर्वी हिस्सा और पश्चिमी हिस्सा। जो ये पश्चिमी हिस्सा है यह चारों तरफ से दुर्गीकृत है। कैसे है? चारों तरफ से इसमें दुर्ग बने हुए हैं। यानी दुर्ग कहने का मतलब क्या है कि किलेबंदी है, यानी ये बाउंड्री में घिरा हुआ है। साथ ही साथ यह शहर ऊंचाई पर बसा है, ये चबूतरे पर। ऐसा दिखता है कि ये जो पश्चिमी हिस्सा है इस शहर का, ये चबूतरे पर बसा है। और देखें ये जो पूर्वी हिस्सा है यह सामान्य सा हिस्सा है, यह चबूतरे पर नहीं बसा है, यह सामान्य सा हिस्सा है। हम गढ़ हिस्सा कहते हैं, गढ़ शहर, या इसी को हम किले बंद शहर कहते हैं। क्या कहते हैं? किले बंद शहर कहते हैं। अब देखिए इसमें एक अपवाद है, लोथल। कौन अपवाद है? लोथल। लोथल जो है ये एक ही इसका सामान्य शहर और विशेष शहर दोनों एक ही छड़देवाली से, दोनों एक ही बाउंड्री में बस घिरे हुए हैं। क्या है? दोनों एक ही बाउंड्री में घिरे हुए हैं। ऐसा लगता है कि यहां जो है बिल्कुल कोई अंतर नहीं है लोगों में, सब लोग समान हैं। लेकिन इसको देखने पर लगता है इन शहरों को कि इस गढ़ वाले शहर में शायद उस समय के वीवीआईपी और वीआईपी लोग रहते होंगे। यानी शहर का विशेष वर्ग, संपन्न वर्ग, अधिकारी वर्ग इधर रहता होगा। जब भी आप कहीं जब डीएम आवास की तरफ जाते हैं, जिलाधीश के आवास की तरफ जाते हैं, जिला जज के आवास की तरफ जाते हैं, तो वो मोहल्ला कुछ आपको विशेष लगता होगा। वह एरिया आपको लगता होगा कि शहर के अन्य एरिया से इस एरिया में लाइट की व्यवस्था सुदृढ़ है, इस एरिया में ट्रैफिक की व्यवस्था सुदृढ़ है, नालियां व्यवस्थित हैं, इस एरिया में काफी पीस महसूस होता होगा, बिल्कुल शहर व्यवस्थित दिख रहा होगा वो मोहल्ला। तो ऐसे ही लगता है कि शायद सिंधु घाटी सभ्यता के जो वीआईपी लोग थे, जो अधिकारी वर्ग था, जो संपन्न और काफी समाज का ताकतवर वर्ग, मजबूत वर्ग जो था, प्रशासक वर्ग जो था, यह शहर के पश्चिमी हिस्सों में गढ़ वाले एरिया में रहता होगा और अपनी सुरक्षा के लिए इस शहर दीवारी का निर्माण किया होगा। क्लियर हुआ? ये जो शहर है ये सामान्य है। सामान्य कहने का मतलब कि बिल्कुल इसकी ये न चहरदीवारी में घिरा है, ये न बाउंड्री में घिरा है, न ये ऊंचाई पर बसा है। ऐसा लगता है कि सामान्य लोग इस हिस्से में रहते होंगे, मजदूर लोग और मध्यम क्लास के लोग शहर के पूर्वी हिस्से में रहते होंगे। तो ये लगभग सभी शहरों की विशेषता है, ये कॉमन फीचर है। क्लियर हुआ? अपवाद जो है इसके विषय में जब हम उन शहरों के को पढ़ रहे होंगे वहां इसे विशेष करके पढ़ेंगे। अब आगे चलते हैं। विशेषता है कि प्रत्येक शहर में, इस सभ्यता के सभी नगरों में नालियां बनी हुई है। नालियां, और नालियां ये है पक्की नालियां है। कैसी नालियां हैं? पक्की हैं, ईंट से बनी हुई हैं। अब ईंट से बनने के साथ साथ ये पत्थरों और ईंटों से नालियां ऊपर से ढकी हुई हैं। ये लगभग 80% सिंधु घाटी सभ्यता के नगरों की विशेषता है, ये नगरों में पाई जाती हैं। सड़कें जो हैं वो चौड़ी हैं, और ये सड़कें, ये भी सिंधु घाटी सभ्यता का अधिकतम विशेषता है। सड़कें काफी चौड़ी हैं, लेकिन सड़कें जो हैं कच्ची हैं, यानी अभी इसका इटकरण नहीं हुआ है। ये कच्ची सड़कें हैं, चौड़ी हैं लेकिन कच्ची सड़कें हैं। मोहनजोदड़ो शहर में जो है हम देखते हैं, मोहनजोदड़ो शहर के ज्यादातर घर जो है में आंगन है, और आंगन के चारों तरफ, जैसे आज भी पुराने घर जो बनते थे, एक आंगन होता था और चारों तरफ उसकी घर होते थे।
और ज्यादातर केवल मोहनजोदड़ो में देखते हैं कि मोहनजोदड़ो के जो घर हैं यह 2 मंजिल हैं। कैसे हैं? ये 2 मंजिल हैं, लेकिन अधिकतम जो सिंधु घाटी सभ्यता के नगर हैं उन नगरों के जो घर हैं 1 मंजिल हैं। कैसे हैं? 1 मंजिल हैं। यहां तक तो आप बात समझ गए होंगे कि ये सड़कें जो हैं ये कच्ची हैं, इनका ईंटकरण नहीं हुआ है, सड़कें चौड़ी हैं, नालियां जो हैं सड़कों का ईंटकरण नहीं हुआ, लेकिन नालियां ईंट से बनी हुई हैं। अब देखें ये जो ईंट हैं ये पक्की ईंट हैं, पके हुए ईंट हैं, और साथ साथ ये बड़े ईंट हैं। अक्सर ये ईंट वृत्ताकार हैं। कैसे हैं? वृत्ताकार हैं। कुछ वक्राकार भी ईंट मिले हैं जिनका प्रयोग कर्नर को बनाने में किया जाता था। अक्सर नालियों को जब बैंड किया जाता था वहां पर इन जो है वक्राकार ईंटों का प्रयोग किया गया है। तो आपने ये देखा कि सिंधु घाटी सभ्यता की कॉमन विशेषताएं कुछ आप लोगों ने समझा। अब देखें कि ये नगरों की कॉमन विशेषताएं थी। अब देखिए कि व्यापार के विषय में समझा। व्यापार था कैसा था? बहुत विकसित व्यापार था। उस समय मेसोपोटामिया, सीरिया, अफगानिस्तान, ईरान, इराक, इन सभी देशों के साथ हमारे व्यापारिक संबंध थे, यानी सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों के व्यापारिक संबंध थे। अब देखें कि ये व्यापार का आधार क्या था? क्या इस व्यापार में मुद्रा व्यवस्था विकसित थी? क्या नहीं। वस्तु विनिमय प्रणाली किस पर था? वस्तु विनिमय प्रणाली कहने का अर्थ क्या है कि यदि मान लीजिए कि आपके पास गेहूं है और हमारे पास जो है चावल है, तो अब आपसे मैं गेहूं ले लूंगा और अपना चावल आपको दे दूंगा, यानी वस्तुओं का जो लेन देन हुआ यह इसी को क्या कहते हैं? विनिमय प्रणाली। यानी वस्तुओं का जो आदान प्रदान होता है इसे वस्तु विनिमय प्रणाली कहते हैं। यानी सिंधु घाटी सभ्यता के काल में जो है मुद्रा व्यवस्था अभी विकसित नहीं हुई थी, वस्तुओं का लेन देन हो रहा था। अब देखिए कि आपने एक शब्द देखेंगे अब जब सिंधु घाटी सभ्यता को पढ़ेंगे तो पढ़ेंगे बार बार मोहरे। अब ये सिंधु घाटी सभ्यता की मोहरे क्या हैं? ये मोहर क्या है और किसे मोहर कहते हैं? अब देखें कि ये मोहरे, अब मोहरों की विशेषता समझें कि ज्यादातर मोहरें जो हैं वर्गाकार होती थी। ज्यादातर सिंधु घाटी सभ्यता की मोहरें वर्गाकार होती थी और ये ज्यादातर ये मोहरें सेल खड़ी, याद रखेंगे, सेल खड़ी पत्थर की बनी हुई थी। ये मोहरें ज्यादातर वर्गाकार होती थी और सेल खड़ी पत्थर की मोहरें बनी हुई थी। दूसरे स्थान पर टेरीकोटा और तीसरे स्थान पर कच्चे मिट्टी की बनी हुई थी। ये तीनों तरह की मोहरें सिंधु घाटी सभ्यता के स्थलों से प्राप्त हुई हैं। ज्यादातर सिंधु घाटी सभ्यता की मोहरें जो हैं वर्गाकार बनी हुई हैं और सबसे ज्यादा किस चीज की बनी हुई है? सेल खड़ी पत्थर की। प्रश्न यहां से पूछे जाते हैं सिंधु घाटी सभ्यता की अधिकतम मोहरें किस चीज की बनी हुई थी? तो सेल खड़ी पत्थर की। उसके बाद से टेरीकोटा क्या है कि बलुई मिट्टी को से मोहरें बनाते थे, उसको सुखा देते थे, उसके बाद इसे पका देते थे आग में, तो इसे टेरीकोटा कहते हैं। अब देखें कच्ची मिट्टी, यानी कच्ची मिट्टी के मोहरे बनाते, धूप में सुखा देते, तो कुछ मोहरे ऐसे प्राप्त हुई हैं। अब ये मोहरे क्या है? क्या ये मोहरे मुद्राएं हैं? नहीं, ये मोहरे सील हैं। क्या है? सील, यानी जो है जैसे आज आप रबर स्टंप का प्रयोग करते हैं, यदि मान लीजिए कि प्रधानमंत्री राष्ट्रपति हैं भारत के, तो वो अपना सिग्नेचर करते हैं और एक मुहर लगा देते हैं। अब यही मुहर उस समय ये व्यापारी वर्गों की मुहरें थी। किसके लिए यूज होता था? यह प्रत्येक व्यापारी समूह ने, व्यापारी समूह अपनी अपनी व्यापारिक पहचान के लिए ये मुहरें रखते थे और इस पे जो आकृतियां होती थी
व्यापारी समूह की पहचान होती थी। बात समझ में आई? ये मुहरे मुद्राएं नहीं हैं, क्या हैं? ठप्पे हैं। कैसे ठप्पे? मुहरे हैं। किसकी मुहरे हैं? व्यापारी समूह की। यदि कोई माल है, उससे सील पैक कर दिया गया और उस पर मुहर लगा दिया जाता था, तो यह इस मुहर को देखकर दूसरा व्यापारी समझ जाता कि यह किस व्यापारी या किस व्यापारी ग्रुप का यह माल है। तो समझ गए मुहरों की कि सिंधु घाटी सभ्यता का व्यापार काफी विकसित था। इस समय जैसे कुछ चीजें पूछता है कि हम टीन कहां से मंगाते थे, तो टीन हम ईरान से मंगाते थे। कभी कभी पूछता है कि चांदी कहां से मंगाते थे, अफगानिस्तान से मंगाते थे, ईरान से भी मंगाते थे। और पूछता है कि तांबे जो है सिंधु घाटी के लोग खेतड़ी की खान से लेते थे। कहां से? खेतड़ी की खान। खेतड़ी की खान यह कहां है? तो ये खेतड़ी की खान जो है ये आज राजस्थान में, भारत के राजस्थान में है। अब देखें इस काल में का कृषि भी जो थी उन्नत थी। अब कृषि के विषय में समझेंगे कि कौन शुरू किया। तो सिंधु घाटी के लोगों ने सबसे पहले कपास की खेती की। मेसोपोटामिया के लोगों ने इस कपास को सिंडन कहा। क्या कहा? सिंडन। क्यों? क्योंकि यह सिंधु क्षेत्र का उत्पाद है, इसलिए इसे उन लोगों ने सिंडन कहा। क्लियर हुआ कि कपास की खेती की शुरुआत कहां हुई? सिंधु घाटी सभ्यता के काल में। अब देखें यहां पे गेहूं, जौ, रागी, मटर, तिलहन, ये सभी फसलें सिंधु घाटी सभ्यता के विभिन्न स्थलों से प्राप्त हुई हैं। और ये फसलें जो हैं सिंधु घाटी सभ्यता के केवल जीवन निर्वाह के लिए इन फसलों का उत्पादन नहीं होता है, ये व्यापारिक फसलें हैं। यह जो है कैश क्रॉप है। कैसा है कि यह नगदी फसलें हैं। कपास नगदी फसल है। इसका उत्पादन ये किस लिए करते हैं? तो व्यापार करने के लिए करते हैं, नगद पैसा कमाने के लिए करते हैं। सबसे ज्यादा अपनी जरूरत के से भी अधिक करते हैं, तभी तो ये व्यापार करते हैं। एक देश से दूसरे देश में भेजते हैं। तो कृषि के कॉमन फीचर समझ लिए। धर्म के विषय में जानकारी के लिए दो होते हैं। एक तो उसका दार्शनिक पक्ष और दूसरा पक्ष होता है जो है ये अर्चना, पूजा, देवी देवता, मंदिर, मस्जिद, ये कैसे हैं और ये कैसे हैं। तो सिंधु घाटी सभ्यता के इस दार्शनिक पक्ष के विषय में हमारे पास कोई भी जानकारी नहीं है। बिना साहित्य के किसी भी धर्म के दर्शन को हम नहीं जान सकते हैं। और हम जानते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता के किसी भी स्थल से ऐसा कोई भी लिटरेचर नहीं प्राप्त हुआ जिससे हम उसके विषय में जान सके। या हम यह भी जानते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता के किसी भी स्थल से किसी भी तरह का जो है लिखित साक्ष्य जो प्राप्त हुए उसे हम पढ़ नहीं पाए हैं। जब लिखित साक्ष्य नहीं तो धर्म दर्शन, धर्म फिलॉसफी को, रिलीजियस फिलॉसफी को नहीं जान सकते। तो इसके विषय में सिंधु घाटी सभ्यता के धर्म दर्शन के विषय में, लोगों के धर्म दर्शन के विषय में हम कुछ नहीं कर सकते। अब देखिए आगे, ये अर्चना पूजा पद्धति कैसी थी, देवी देवता कैसे थे। अब अभी हमने कहा सिंधु घाटी सभ्यता की ये जो मुहरे हैं इस पर अलग अलग देवताओं की आकृति बनी हुई है। मोहनजोदड़ो मुहर प्राप्त हुई है। यह मुहर, इस मुहर पे एक देवता की आकृति बनी हुई है, जो जिस देवता को, इसके विषय में विस्तार से हम पढ़ेंगे फिर मोहनजोदड़ो को जब पढ़ेंगे। तो इसमें देखते हैं कि ये देवता पशुपति हैं। कौन है? पशुपति। आज के शिव से इसका, इन देवता का संबंध हम जोड़ते हैं। पशुपति का संबंध आज के शिव से जोड़ते हैं। इनके विषय में हम विस्तार से पढ़ेंगे। मुहरों पर हम मातृदेवी की प्रतिमाएं पाते हैं। बहुत सारे सिंधु घाटी सभ्यता के स्थलों से हम लिंग, आज के शिवलिंग की तरह और योनि
का साक्ष्य पाती हैं। इस लिंग और योनि के साक्ष्य को देखकर ऐसा लगता है कि उस समय लिंग और योनि की पूजाएं होती होंगी। जैसे आज भी आप जो शिवलिंग की पूजाएं तो देखते ही हैं, और जो भी शक्ति संप्रदाय के लोग हैं वह शक्ति के रूप में योनि की पूजाएं करते हैं। तो लिंग और योनि के पूजा का प्रमाण यह प्राचीन काल से हमारे पास प्राप्त है, और यह सिंधु घाटी सभ्यता के बहुत सारे स्थलों से यह प्रमाण प्राप्त हुए हैं। यह सिंधु घाटी सभ्यता के किसी भी स्थल से किसी भी तरह के मंदिर मस्जिद का प्रमाण नहीं प्राप्त होता है। किसी धार्मिक इंस्टीट्यूशन का प्रमाण जो है, किसी धार्मिक संस्था का प्रमाण सिंधु घाटी सभ्यता के किसी भी स्थल से प्राप्त नहीं है। लेकिन इन सिंधु घाटी के बहुत सारे स्थलों से लिंग योनि के प्रमाण, पशुपति के प्रमाण, ऐसे प्रमाण मिलते हैं। जैसे सूर्य योग पूजा का प्रमाण मिलता है, सूर्य उपासना का। ऐसे ही स्वास्तिक चिन्ह आप जान रहे हैं, तो स्वास्तिक चिन्ह भी सिंधु घाटी सभ्यता के बहुत सारे स्थलों से प्राप्त हुआ है। ऐसा लगता है कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग स्वास्तिक चिन्हों का पूजा करते हैं। नाग पूजा का प्रमाण मिलता है बहुत सारे स्थलों से। जैसे कालीबंगा से एक मुहर पे एक तरफ 2 सिंग वाले एक व्यक्ति को बैठे हुए दिखाया गया है, और उस मुहर की दूसरी तरफ जो है एक व्यक्ति को, एक बकरे को अपने गर्दन पर रखकर लेकर आते हुए दिखाया गया। ऐसा लगता है कि पीछे जो आकृति बनी हुई है वो किसी देवता की है, और यह व्यक्ति इस देवता को बलि देने के लिए इस बकरे को ला रहा है। तो लगता है कि शायद उस समाज में जो है बलि व्यवस्था भी होगी। ऐसे ही हड़प्पा की एक मुहर से एक औरत के पेट से एक पेड़ को निकलते हुए दिखाया गया है। इस पेड़ को देखकर ऐसे लगता है कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग पृथ्वी देवी के रूप में इसकी पूजा करते होंगे। तो सिंधु घाटी बहुत सारे नाग पूजा, पीपल वृक्ष की पूजा आदि का साक्ष्य हमें सिंधु घाटी सभ्यता के विभिन्न स्थलों से प्राप्त होता है। अब देखें ऐतिहासिक सभ्यता, क्यों कहते हैं इसे ऐतिहासिक सभ्यता? क्योंकि इस काल के जो लिखे हुए साक्ष्य हैं वो उसे अभी तक हम नहीं पढ़ पाए हैं। इसीलिए जिस काल के विषय में लिखित साक्ष्य हो और उस साक्ष्य को हम अभी तक पढ़ने में सफल नहीं हुए हैं, इस काल को हम क्या कहते हैं? आद्य ऐतिहासिक काल, या आद्य ऐतिहासिक काल की सभ्यता को आद्य ऐतिहासिक सभ्यता कहते हैं। यानी सिंधु घाटी के बहुत सारे स्थलों से हमें लेखन कला का साक्ष्य मिलता है। सिंधु घाटी की पहले आपसे प्रश्न पूछता है लिपि कैसी थी, तो लिपि कहेंगे भाव चित्रात्मक। भाव चित्रात्मक कहने का मतलब कि भाव भंगिमाओं को प्रदर्शित करते हुए कुछ लिखने का प्रयास किया गया। जैसे बहुत सारे स्थलों पर ऐसी आकृति बनी, कहीं ऐसी बनी है, ऐसे ही लेख प्राप्त हुए हैं। इस तरह के कुछ भाव प्रदर्शित करते हुए ये लेख प्राप्त हुए हैं। इसीलिए इस लिपि को हम क्या कहते हैं? भाव चित्रात्मक लिपि। दूसरा प्रश्न है लिखी कैसी जाती थी? तो इस लिपि को देखकर ऐसे लगता है कि दाएं से बाएं और बाएं से दाएं की तरफ कुछ ये लिपि लिखी जा रही है। कुछ ऐसे इसको देखते हैं तो लगता है कि बाएं से दाएं और फिर दाएं से बाएं ये लिपि लिखी जा रही है। बाएं से दाएं, दाएं से बाएं ये लिपि लिखी जाती है। भाव चित्रात्मक लिपि कहते हैं इसको। इसके बाद से सिंधु घाटी सभ्यता के लिपि में कुल 64 जो है अक्षर प्राप्त होते हैं। कितने? 64 अक्षर प्राप्त होते हैं। सिंधु घाटी का एक स्थल है धौलावीरा। ये धौलावीरा कहाँ है? तो गुजरात में है। ये गुजरात में धौलावीरा है। इस स्थल से एक पट्टिका लेख मिला है। पट्टिका लेख कहने का मतलब ये एक पट्टी पर जैसे ऐसे लगता है कि यह नेम प्लेट है। आज के नेम प्लेट की तरह यह पत्थर का एक जो है पट्टी दिख रहा है और इस पर कुछ लेख लिखे हुए हैं। इस तरह से ऐसे कर कुछ लिखा हुआ है। अब इस लेख को देखकर बहुत सारे पुरातत्वविद कहते हैं कि यह नेम प्लेट है। क्या है? नेम प्लेट है। प्रश्न पूछता है नेम प्लेट कहां से प्राप्त हुई है? धौलावीरा से।
कितने अक्षरों का प्रयोग इस लिपि में होता था? तो 64। तो आपने सिंधु घाटी सभ्यता के लिपि की विशेषताएं समझी, लिपि कौन सी है ये समझा। मुझे विश्वास है कि यहां तक की बातें आपको समझ में आ गई होगी। समाज कैसा था? तो सिंधु घाटी सभ्यता का जो समाज था यह मातृ प्रधान था। कैसा था? मातृ प्रधान। मातृ प्रधान कहने का मतलब क्या है? मातृ प्रधान कहने का मतलब है कि समाज में जो था फीमेल डोमिनेटेड था, मेल डोमिनेटेड। आज का जो समाज है वह मेल डोमिनेटेड, अभी तक तो मेल डोमिनेटेड है, लेकिन उस समय का जो समाज था वह फीमेल डोमिनेटेड था। यानी माता की प्रधानता उस समाज में ज्यादा थी। माता ही उस परिवार की मुखिया होती थी। जैसे ज्यादातर आज आप देखते हैं, आपसे प्रश्न पूछा जाता है कि आप किसके पुत्र हैं, तो आप क्या कहते हैं? अपने पिता का नाम रखते हैं, राम के पुत्र हैं, ठीक है, या मोहन के पुत्र हैं। लेकिन आपने महाभारत देखा है, तो महाभारत में आपने देखा होगा कि अक्सर अर्जुन को क्या कहते हैं? कुंती पुत्र कहते हैं। क्या कहते हैं? कुंती पुत्र कहते हैं। अर्जुन को क्या कहते हैं? कुंती पुत्र कहते हैं। या जैसे दुर्योधन गंधारी पुत्र है। यानी कभी कभी ज्यादातर आप धृतराष्ट्र पुरुष में माता की प्रधानता होती है, उस समाज को मातृ प्रधान कहते हैं। यानी उसकी संतानें उसकी माता के नाम से जानी जाएगी। सिंध पूरे इतिहास में दो ही समाज जो है यह भारतीय इतिहास में मातृसत्तात्मक दिखता है। एक सतवाहन समाज, सतवाहन वंश का समाज मातृसत्तात्मक दिखता है, और दूसरा समाज जो है ये सिंधु घाटी सभ्यता का प्रथम समाज है, और दूसरा सतवाहन समाज मातृसत्तात्मक समाज है। अब देखें कि समाज में वर्ग विभाजन था। ये तो जब हम शहरों का बनावट देखते हैं, एक गढ़ के ऊपर बसा हुआ, दूसरा सामान्य शहर, इसी को देखकर लगता है कि समाज में तो वर्ग विभाजन या वर्ण विभाजन कुछ ना कुछ विभाजन है। ये समाज में विषमताएं हैं। समाज जो है समता मूलक नहीं है, विषमताओं पर आधारित है। साथ ही साथ हम देखते हैं कि घरों की आकृति को देखकर ऐसे लगता है कि यह परिवार संयुक्त परिवार है। कैसा परिवार है? कई सारे कमरे बने हुए हैं, बीच में आंगन है, कुएं हैं, बहुत सारे घरों में कुएं हैं। तो इन घरों की बनावट को देखकर ऐसा लगता है कि समाज जो है, समाज का जो परिवार है वो संयुक्त परिवार है। गलियों में खुलते हैं। कहां खुलते हैं? गलियों में खुलते हैं। लेकिन इन घरों में रोशनीदान यानी खिड़की की व्यवस्था नहीं है। इस घरों को देखकर ऐसे लगने लगा है कि शायद यह व्यक्ति एक छोटे से परिवार के तरफ सिमट कर रह रहा है, इसकी सामाजिकता कम होने लगी है। अब देखिए, जब भी समाज सभ्य होता है, सभ्यता की तरफ बढ़ता है, आधुनिकता की तरफ बढ़ता है, तकनीक की तरफ बढ़ता है, टेक्नोलॉजी समाज पर जब हावी होने लगती है तो समाज एकांकी होने लगता है। कैसे? जैसे आज के दौर में देखिए, जिस दौर में आप जीवन व्यतीत कर रहे हैं, यह दौर 4G का दौर है, एंड्रॉयड का दौर है, टेक्नोलॉजी का दौर है। आप सोशल मीडिया पर तो दिखते हो, लेकिन यदि आपका परिवार है तो आप अपने परिवार से जो है बैठकर बातें नहीं करते। यानी कहीं ना कहीं व्यक्ति एकाकी होने लगा है। और जब भी सभ्यता का जब चरम होता है तो व्यक्ति समाज एकाकी होने लगता है, समाज में व्यक्ति अकेला होने लगता। और जब यह अवस्था आने लगे तो समझिए कि उस सभ्यता, उस समाज का पतन हो रहा है। जिस समाज में ये व्यवस्था उत्पन्न होने लगे, इसका ये सिंबल यह है कि यह समाज अब पतन के तरफ जा रहा है, यह अपने चरम पे जा रहा है। इसके बाद इसका डिक्लाइन हो जाएगा, आने वाले समय में इसका डिक्लाइन हो जाएगा। सिंधु घाटी सभ्यता से यदि इतिहास में समझ लें तो यह बिल्कुल आजकल देख रहे होंगे कि समाज में जो है हर व्यक्ति असुरक्षित है। किसी को कोई भी अपनी व्यक्तिगत सुरक्षा को लेकर जो है निश्चिंत नहीं है, सोचता है। जैसे मान लीजिए अगर एकाकी परिवार व्यक्ति अकेला होने लगता है तो उसकी जो है व्यक्तिगत स्वतंत्रता सुरक्षा खतरे में होने लगती है।
कैसे? अब मान लीजिए एक परिवार है, उसके में एक पिता है, 2 बच्चे हैं, दोनों बिल्कुल अलग अलग चले गए, कोई कनाडा चला गया, कोई अमेरिका चला गया। अब यह वहां अकेला है। यदि ये बीमार पड़ता है तो इसको हॉस्पिटल कौन ले जाएगा, इसका इलाज कौन करेगा, इसका सेवा कौन करेगा, इसको पानी कौन देगा बेड पर है तो। इन सारी चीजों को लेकर धीरे धीरे समाज असुरक्षित होने लगता है और ये अवस्था इस आधुनिकता की आती है, सभ्यता की, कि यह अपने पतन की ओर अग्रसर हो जाता है। जब भी समाज एकाकी होने लगे, तकनीक पर आधारित हो जाए, पानी भी पीना हो तो तकनीक से पिए, ठीक है, उठाकर चलाकर नहीं पिएगा, वो क्या करेगा, मोटर को ऑन करेगा, स्नान करना है मोटर को ऑन करेगा। यह सुविधा सभ्यता को इंगित करती है, लेकिन ये सुविधा सभ्यता की जब सुविधाएं चरम पर होती है, आधुनिकता और तकनीक चरम पर होता है, तो सभ्यता का पतन है। चलिए इस पर विशेष बात नहीं करेंगे, इस पर किसी अगले दिन बात करेंगे। अब बिल्कुल अपने टॉपिक पर आते हैं। चलिए, कॉमन फीचर के विषय में आज हम लोगों ने समझा। अगली क्लासों में हम सिंधु घाटी सभ्यता के जो नगर हैं और उनकी जो विशेषताएं हैं कि कहां से पशुपति की मूर्त मिली, कहां से नाचती हुई नग्न लड़की की आकृति मिली हुई है, कहां से जो है पृथ्वी देवी की आकृति मिली है, कहां से घोड़े का साक्ष्य मिला, कहां से सूती वस्त्र का साक्ष्य मिला, कौन सा शहर किस नदी पर है, यहां से प्रश्न भी ज्यादातर पूछे जाते हैं। इन प्रश्नों, ऐसे प्रश्नों से संबंधित क्लास या इन शहरों से संबंधित विशेषताओं की क्लास हमारी अगली क्लास होगी। दैट्स ऑल, थैंक यू, धन्यवाद।